नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह प्रश्न जो है रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस प्रश्न में क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, मांग के नियम का उल्लंघन होता है जब। ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो मांग के नियम का उल्लंघन होता है जब ऋणात्मक आय प्रभाव जो है प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है कहलाती है। मांग, मांगी गई मात्रा, मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र में संचलन। तो वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। तो सही आंसर बी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान प्रकट करता है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध। तो मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान जो है कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच जो है वह विपरीत संबंध बताता है। जो यह बताता है कीमत ज़्यादा होने पर वस्तु की मात्रा कम मांगी जाती है तथा कीमत कम होने पर वस्तु की मात्रा अधिक मांगी जाती है। तो इस प्रकार से मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान जो है वह कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। और सामान्य वस्तुओं में मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है जो वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र दर्शाता है। तो सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र ऋणात्मक ढलान लिए हुए नीचे की ओर ढलवा होता है। तो सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, जब सेबों की कीमत में वृद्धि के कारण संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इन 2 वस्तुओं सेब तथा संतरे के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो जब सेब की कीमत में वृद्धि होती है तो संतरों की मांग में सेब की कीमत में वृद्धि होती है तो संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच जो है वह स्थानापन्न वस्तुओं का संबंध देखने को मिलता है। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात जो वस्तु सस्ती होती है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया, जब सेब की कीमत में वृद्धि के कारण संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो संतरों की मांग वैसी है तो संतरों की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो सेब तथा संतरे के बीच जो संबंध है वह स्थानापन्न संबंध है। इसी प्रकार से अगर सामान्य वस्तु की बात की जाए तो जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर कम हो जाती है तो उसे सामान्य वस्तु कहा जाता है। सामान्य वस्तु आय और उपभोक्ता की आय और मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध की बात करता है। इसी प्रकार से अगर घटिया वस्तु की बात की जाए तो घटिया वस्तु किसे कहते हैं? तो घटिया एक गिफिन वस्तु, जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ जाती है तो उसे घटिया या निम्न कोटि की वस्तु कहा जाता है। आय एवं घटिया वस्तु के बीच विपरीत संबंध होता है। आय एवं घटिया वस्तु के बीच यह है विपरीत संबंध। इसमें यह इनकम हो जाएगी, यह डिमांड हो जाएगी। इसमें क्या बताया गया है? घटिया वस्तु में जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? घटिया वस्तु। इसी प्रकार से पूरक वस्तु है एक, तो पूरक वस्तु यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि
होने पर किसी दूसरी संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है तो ये पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। अब पूरक वस्तुएं उनको भी कह सकते हैं जो वस्तुएं साथ साथ में प्रयोग की जाती हैं, उनको भी पूरक वस्तुएं कहा जा सकता है। जैसे पेन और स्याही, मोटर कार और पेट्रोल, चाय और चीनी, रोटी और मक्खन, यह पूरक वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न जो है, मांग का नियम अवश्य विफल हो जाता है। सामान्य वस्तु की स्थिति में, गिफिन वस्तु की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम जो है वह गिफिन वस्तु की स्थिति में विफल हो जाता है, अर्थात लागू नहीं होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती हैं जिनका आय प्रभाव होता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत। तो निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती हैं जिनका आय प्रभाव जो है ऋणात्मक होता है। निम्न कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, इसलिए सही आंसर 7 का बी है। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रस्तुत करती है? ब्रेड और मक्खन, कार और पेट्रोल, जूस और कोल्ड ड्रिंक, सभी। तो प्रतिस्थापन वस्तु या कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तु, जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तु, या एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकने वाली वस्तु को प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं में देखने को मिलता है। इन दिए गए ऑप्शनों में ब्रेड और मक्खन जो है साथ साथ प्रयोग होने वाली वस्तु हैं, तो यह पूरक वस्तुएं हो जाएंगी। कार और पेट्रोल भी साथ साथ प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, तो यह पूरक वस्तु के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जूस और कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर जूस महंगा है, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग किया जाएगा, और अगर कोल्ड ड्रिंक महंगी है तो जूस का प्रयोग किया जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह है जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, सी आंसर सही है। 9 नंबर प्रश्न है, गिफिन विरोधाभास की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता एक्स अक्ष के समांतर, धनात्मक, वाई अक्ष के समांतर, ऋणात्मक। तो गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान जो है वह धनात्मक होता है, सही आंसर बी है। 10 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मोटे अनाज का मांग वक्र या घटिया वस्तु का मांग वक्र। तो उपभोक्ता की जब आय में वृद्धि होती है तो घटिया वस्तु का मांग वक्र जो है वह घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है आय बढ़ने पर। तो जब घटिया वस्तु की मांग कम हो जाती है तो यह बाईं ओर खिसक जाता है, बाईं ओर खिसक जाएगा, सही आंसर ए है 10 में। अगला 11 नंबर प्रश्न है, चित्र के आधार पर उस वस्तु के प्रकार की पहचान कीजिए जिसका मांग वक्र यहाँ दर्शाया गया है। सामान्य वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु, गिफिन वस्तु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 11 नंबर प्रश्न में, तो 11 नंबर प्रश्न में गिफिन वस्तु की बात की गई है। गिफिन वस्तु के संदर्भ में जो है, गिफिन वस्तु नहीं कह सकते यहाँ पर, यह आरेख जो है एक प्रकार से सामान्य वस्तु की बात कर रहा है। सामान्य वस्तु में क्या बताया गया है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर, सामान्य वस्तु, यह आरेख जो है वह गिफिन वस्तु की ही बात कर रहा है। तो 11 का सही आंसर सी है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी, दोनों वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, इनमें कोई नहीं। तो यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर अन्य वस्तु की मांग में कमी होगी, अन्य वस्तु की मांग में कमी होना बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 12 का सही आंसर बी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है निम्न कोटि की वस्तु के लिए, गिफिन वस्तु के लिए, सामान्य वस्तु के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर गिफिन वस्तु के संदर्भ में होता है। तो मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर
बाएं से दाएं ऊपर बढ़ता हुआ गिफिन वस्तु के संदर्भ में होता है। गिफिन वस्तुएं क्या बताती हैं कि जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ जाती है तो उसे निम्न कोटि की वस्तु या गिफिन वस्तु कहते हैं। आय एवं घटिया वस्तुओं में विपरीत संबंध की बात की जाती है। तो इस प्रकार से गिफिन वस्तु जो है वह अन्य वस्तुओं की मांग में कमी को दिखाता है। तो सही आंसर 12 का बी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर जाता है निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए, गिफिन वस्तुओं के लिए, सामान्य वस्तु के लिए, इनमें से कोई नहीं तो गिफिन वस्तु के लिए। 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र का संचलन होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, मांग के निर्धारित तत्वों में परिवर्तन के कारण, ए तथा बी दोनों के कारण, ना तो ए ना तो बी के कारण। तो मांग वक्र पर संचलन जो है वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। मांग वक्र पर संचलन वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। 14 का सही आंसर ए है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र में खिसकाव का अर्थ है। मांग वक्र में खिसकाव का क्या अर्थ हो जाएगा? वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन मांग वक्र में खिसकाव कहलाता है। 15 का सही आंसर सी। 16 नंबर प्रश्न है, बिजली की कीमत में वृद्धि होने के कारण बिजली उपकरणों की मांग गिरती है, बढ़ती है, समान रहती, कोई नहीं। तो बिजली की कीमतों में वृद्धि होने के कारण बिजली के उपकरणों की मांग जो है वह गिरती है, ये सही है। बिजली लोग कम लेंगे तो इससे उपकरण कम बिकेंगे। अगला 17 नंबर प्रश्न है, या बिजली कम उपभोग करेंगे तो उपकरण कम बिकेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किया। तो मांग की लोच मापने की कुल व्यय विधि का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया था। तो मार्शल सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि मांग की लोच 1 से ज़्यादा है तो लोचदार मांग को दर्शाएगा, बेलोचदार मांग को दर्शाएगा, इकाई लोचदार मांग को दर्शाएगा, अनंत मांग लोच को दर्शाएगा। तो मांग की लोच यदि 1 से ज़्यादा है तो लोचदार मांग को दर्शाएगा। लोचदार मांग ए ऑप्शन में दिया गया है, तो सही आंसर ए है। अगला है निम्न चित्र ईडी बराबर, तो ईडी इसमें क्या हो जाएगा? ईडी इसमें इकाई से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक। 1 से अधिक सही आंसर सी में दिया गया है। अगर एक मांग आरेख पर मांग की लोच की बात की जाए तो मांग की लोच की श्रेणियों की, तो मांग की लोच श्रेणियाँ ई बराबर अनंत हो जाएगा। जो पूर्णतः लोचदार मांग को दिखाता है ई इकाई से ज़्यादा हो जाएगा। जो लोचदार मांग को दिखाता है ई बराबर 1 हो जाएगा। जो इकाई लोचदार मांग को दिखाता है ई कम हो जाएगा 1 से, मतलब 1 ज़्यादा हो जाएगा इकाई से। ई जो है ई कम हो जाएगा 1 से, मतलब मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बेलोचदार मांग वक्र। और जब ई बराबर 0 हो जाएगा तो पूर्णतः लोचदार मांग वक्र हो जाएगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र हो जाएगा। ई बराबर जब 0 होगा तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मांग की विभिन्न श्रेणियां हैं एक ही मांग वक्र पर। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 10 रुपये प्रति केजी कीमत पर किसी वस्तु की मांग 50 केजी है। कीमत में 5 रुपये से गिरती है यदि कीमत, तो यदि मांग की कीमत लोच -3 है तो नई मांगी गई मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नई मांगी गई मात्रा ज्ञात करने का मतलब हुआ हमें डेल्टा क्यू ज्ञात करना है। P1 कितना दिया गया है? P दिया गया है 10, P1 5 हो जाएगा। तो डेल्टा P कितना हो जाएगा? 5 - 10,
तो -5 हो जाएगा। और डेल्टा क्यू हमें ज्ञात करना है। क्यू दिया गया है 50 और क्यू कुछ नहीं है, मतलब ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ईडी -3 दिया गया है। ईडी क्वेश्चन में यह -3 दिया गया है, तो इसको सूत्र में रखने पर सूत्र क्या है, ईडी बराबर P/Q इंटू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी, यह सूत्र है। तो -3 बराबर 10/50 गुणे डेल्टा क्यू अपान -25। तो -3 बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान -25 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर 3 गुणे 25, तो हो जाएगा 75। डेल्टा क्यू कितना आया है, डेल्टा क्यू बराबर 75 आया है। तो डेल्टा क्यू बराबर Q1 माइनस Q, तो यह 75 बराबर Q1 माइनस 50, तो Q1 बराबर हो जाएगा 75 प्लस 50, तो यह हो जाएगा 125 kg हो जाएगा। Q1 की मात्रा, Q1 की मात्रा कितनी हो जा रही है, 125 kg। और 125 किस ऑप्शन में दिया गया है, A 75, B 50, C 100 और D 125। तो इस प्रकार से सही आंसर D है।